नमस्कार। मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। कल मूत्रावरोध एक आंतरिक व्याधि इमरजेंसी ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, उसके बारे में कल हम लोगों ने चर्चा की थी। कल कुछ प्रश्न आए हैं मेरे समक्ष। डॉक्टर बलजीत कौर जी, सबसे पहले मैं सुनील रातौरी, नीरज कश्यप, बन्ना पाठक जी, आदित्य त्रिपाठी को मुकम्बिका रचना ये सर्वप्रथम उपस्थित हुई हैं, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं। बलजीत कौर, उन्होंने फिस्टुला की ट्रीटमेंट के बारे में पूछा। फिस्टुला इन एनो ये बहुत ही गंभीर व्याधि है और बहुत तकलीफ देती है। एनस के आसपास फोड़े हो जाते हैं, उसमें एक नलिका का निर्माण भी हो जाता है और पश पड़ने लगता है, कभी कभी रक्त निकलने लगता है, वेदना अत्यधिक होती है और ये बहुत कष्ट साध्य और असाध्य व्याधियों की में से एक है। ये होता क्यों है ये समझ लें। एक तो कंटिन्यूअस विबंध रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना। कॉन्स्टिपेशन रहने से ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है। दूसरा अल्कोहल है, स्मोकिंग है, केमिकल का ज़्यादा सेवन करना है, मैदा, बेसन, गरिष्ठ भोजन, इनका निरंतर सेवन करने से इस प्रकार की व्याधि होती है। इसमें हमको हरी सब्जियां, फल और फाइबर युक्त चीज़ें हमको खाना चाहिए और विबंध न रहे, इसका ध्यान हमको देना है। पपीता ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, सुबह नाश्ते में, शाम को भी लेवें पपीता, इससे मोशन अच्छा होता है। और जो काले चने होते हैं देसी, वो रात को भिगो दें और प्रातःकाल उसको थोड़ा से नींबू डाल करके आप इसका सेवन डेली करें। ये भी मोशन लाने में अच्छा रहता है। गोली एक आती है सप्तविंशति गुग्गुलू और त्रिफला गुग्गुलू। दो गोली दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ सेवन कराएं। सप्तविंशति गुग्गुलू और त्रिफला गुग्गुलू 2 गोली दिन में 2 बार। इसके अलावा हरित की चूर्ण, हिरण्यभ्रष्ट हरित की, ये जरूर लेवें आधा चम्मच रात को। 7 दिन ले लेवें और 7 दिन फिर अमलता से गूदा का काढ़ा लेवें रात को सोते टाइम, भोजन के 2 घंटे बाद। ये निरंतर इसका प्रयोग करना चाहिए। इससे मोशन क्लियर होगा, प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा और तकलीफ जाती रहेगी। साथ में जब आप शौच क्रिया करने जाएं तो गुदा गीली न रखें। गुदा गीली रखने से उसमें इन्फेक्शन फैलता है और फोड़ा फुंसी या फिस्टुला का निर्माण, फिसर का निर्माण हो जाता है। एक लेप है अनुभूत, इसका आप जरूर प्रयोग करें। चूना जो आप पान में और सब मिला के खाते हैं, तो चूना और सरसों तेल संभाग, चूना और सरसों तेल संभाग लेकर के और इसकी थोड़ा घोटें तो ये लेप तैयार हो जाता है। इस लेप को गुदा में, जहाँ पर गुदा के आसपास जहाँ पर फुंसी फोड़ा हो रहे हों, उसमें लगाना। लगाने का तरीका ये है कि अर्क पत्ता ले लें, अर्क, अकवन जिसको बोलते हैं, उस पत्ते में उसको लेप कर दें और जहाँ पर व्रण हो, गुदा के आसपास ही होते हैं ऑफ कोर्स, वहाँ लगा करके फिर पट्टे से बांध दें या जो चिपकाने वाले जो पेस्ट होते हैं, टेप, उनके द्वारा उसको चिपका दें। अगर अर्क पत्थर ना मिले तो कॉटन में लेप लगा करके और लगाया जा सकता है। ये बहुत ही श्रेष्ठ लेप है। एक दूसरा लेप और बताता हूँ मैं आपको, निम्ब पत्र काढ़ा, इससे प्रक्षालन करें गुदा का, जिससे वहाँ पर बैक्टीरिया आदि जो संक्रमण हुआ है वो खत्म हो। डेली 2 बार दिन में प्रक्षालन निम्ब पत्र क्वाथ से करें और एक इसका लेप तैयार करें। निम्ब पत्र ले लें, करीब 20-25 नग, और इसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद इसको पेस्ट बनाएं। इसमें तिली, शुद्ध घी और जौ का आटा, तिली, शुद्ध घी और जौ का आटा, ये 10-10 ग्राम ले करके और अच्छी तरह पीस लें सबको मिला के।
तो उबली हुई नीम की पत्तियाँ 8, 10, 15 के आसपास, जौ 10 ग्राम, तिल 10 ग्राम और घी, शुद्ध घी 10 ग्राम, इनको मिला के अच्छा लेप तैयार कर लें। और इस लेप का भी आप स्थानीय लेपन करें, गुद के आसपास या गुद में लेपन करें और ऊपर से कॉटन रख कर के और टेप से चिपका दें। ये प्रतिदिन करें। 7 दिन नीम पत्र वाला प्रयोग करें, 7 दिन चूना सरसों वाला प्रयोग करें। आप देखेंगे कि आपको 15 दिन के अंदर हील अप होने लगेगा व्रण। बस ये ध्यान रखना है कि गुदा की साफ सफाई अच्छी होती रहे। इसके अलावा अभ्यारिष्ट 4 चम्मच दवाई, 4 चम्मच पानी, भोजन के बाद 2 बार आप लेवें। और लाक्षणिक चिकित्सा करें, जैसे ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो तो बोलबद्ध रस, प्रवाल पिष्टी 2 और धाय पुष्प चूर्ण, इसकी पुड़ियाँ बना लें और दिन में 2-3 बार, अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही हो तो इसको देवें। अत्यधिक वेदना हो रही हो तो अवगाह स्वेद करें। त्रिफला क्वाथ से या पंचवल्कल क्वाथ से या स्फटिका द्रव्य से आप अवगाह करें, गुदा की सिकाई करें। इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो इस तरीके से कुछ ट्रीटमेंट बताया। और फाइनल ट्रीटमेंट तो क्षार सूत्र बंधन है। क्षार सूत्र बंधन से जड़ से ये ठीक हो जाता है। आप इसको जरूर अपनाएं। क्षार सूत्र बंधन किसी विशेषज्ञ से दिखा करके और कर लेना चाहिए, क्योंकि फिस्टुला का जो ऑपरेशन होता है एलोपैथिक में वो सक्सेस नहीं है, बार बार जो है फिस्टुला हो सकता है। डॉक्टर संतोष सिंह, इन्होंने हाइपोथायरॉयडिज्म के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। अब ये कई बार इसको रिपीटिशन हो चुका है, लेकिन फिर भी संतोष जी ने पूछा है तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। हाइपोथायरॉयडिज्म ये कफानुबंधी व्याधि है। कफ के लक्षण आपको इसमें प्राप्त होंगे। स्थूल हो जाता है, आंखें बाहर निकल जाती हैं, रोगी को कमजोरी लगती है, चक्कर आते हैं, तमाम लक्षण इस प्रकार के। देखने में मोटापा लगता है लेकिन वीकनेस, उनको इंटरनल वीकनेस हो जाती है। तो इसमें निश्चित रूप से आप पंचतिक्त घृत से आभ्यंतर स्नेहपान करा दें या त्रिउष्णाद घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराने के पश्चात फिर विरेचन करा दें। अच्छा होगा कि बमन कराएं पहले, बमन कराने के बाद फिर विरेचन कराएं। बमन और विरेचन के बीच में 15 दिन का गैप होना चाहिए। आप एक बार प्रारंभ करें। कई लोग जो है डरते हैं कि हमने कभी पंचकर्म नहीं किया है। आप थोड़ा करना प्रारंभ करेंगे तो आपको कठिनाई नहीं आएगी। बमन विरेचन कराने के बाद फिर इसमें जो शोथहर और लेखन बस्ती वो लगाएं। लेखन बस्ती में त्रिफला ले लें, वायुविडंग और गिलोय, इनको 50-50 ग्राम लेके और 1200 ml पानी डाल के 300 ml शेष करें और फिर छान लेवें। और इस 300 ml काढ़े में गोमूत्र या गोमूत्र अर्क 50 ml, शहद 50 ml और यवक क्षार 5 से 10 ग्राम, इसको मिला करके बस्ती देवें। यह भी बहुत ही उपयोगी बस्ती है। इसके ट्रीटमेंट करने से निश्चित रूप से रोगियों को आराम प्राप्त होगा। औषधियों में कांचनादि गुग्गुलू, अमृतादि गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार लगातार देवें। पेशेंट को बोलें कि ये थोड़ा क्रॉनिक रोग है तो इसका ट्रीटमेंट भी कम से कम 3-4 महीना लगेगा। एक योग में हमेशा बताता हूँ, जलकुंभी तालाब में या नदियों में प्राप्त होती है। मोटे मोटे पत्ते होते हैं, फूल बड़े गुलाबी रंग के, गुलाबी नहीं कहना चाहिए, बैगनी रंग के फूल होते हैं। तो वो पत्तों को आप तोड़ लीजिए, मोटे मोटे पत्ते होते हैं, उनको तोड़ करके और उनको सुखा लीजिए, धूप में अच्छी तरह सुखा लीजिए। जब वो सूख जाए तो उनको जला दीजिए, तो ये भस्म बन जाएगा। और इस भस्म को शीशी में भर लीजिए और पौन चम्मच, लगभग 500 मिलीग्राम दिन में 2-3 बार आप इसका सेवन कराएं। इसकी कैप्सूलिंग भी कर सकते हैं। 1000 की कैप्सूलिंग, 1000 mg की कैप्सूलिंग कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। तो 2-2 कैप्सूल दिन में 2-3 बार इसका सेवन कराएं तो निश्चित रूप से हाइपोथायरॉयडिज्म में लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, निदानम परिवर्जनम, फैटी चीज़ें हैं, तली मली चीज़ें हैं, खटाई वगैरह है जो ग्रंथि को बढ़ाने में मदद करे, ऐसी चीज़ें आपको नहीं लेना है, ये आपको ध्यान देना है। डॉक्टर
ज्ञानेंद्र सहपाठी जी ने हाइटस हर्निया के बारे में पूछा है। हाइटस हर्निया आप जानते ही हो कि जब ये ऐसी कंडीशन है जिसमें स्टमक का कुछ भाग ऊपर की ओर पुश करता है डायफ्राम मसल्स के द्वारा, अचानक करता है, और जो एसिड वगैरह कुछ है वो फिर मुंह से बाहर निकलता है, बड़ा तकलीफ होती है रोगी को। A condition in which part of the stomach pushes up through the diaphragm muscles, और कभी कभी तो इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हार्ट बर्न होता है, हृदय प्रदेश में अत्यधिक वेदना, इसको बोलते हैं हार्ट बर्न। एब्डोमिनल कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट, आधमान जैसे गुड़गुड़ाहट जैसे लक्षण मिल सकते हैं, और कभी कभी हिक्का, नासिया और रिगर्जिटेशन और वोमिटिंग भी मिल सकता है। तो वैसे सामान्यतः ज़्यादा औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जब ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर ट्रीटमेंट की आवश्यकता इसमें होती है। इसमें आप शतावरी घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराएं और विरेचन कराएं। विरेचन में आप अमलतास, त्रिफला, छोटी हरड़, इनकी 30-30 ग्राम की मात्रा लेके काढ़ा बना लें 100 ml, और इसमें 40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके विरेचन दें। विरेचन से निश्चित रूप से जो ऊर्ध्वगत वायु हो जाती है वो अधोगत हो जाती है और रोगी को आराम प्राप्त होता है। दूसरा, नित्य प्रतिदिन एरंड भ्रष्ट हरित की रात को सोते टाइम देवें, या अमलतास के काढ़े का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो और इसके अलावा कुमारी आसो, चंदनासो 4-4 चम्मच दोनों मिला लें, और 8 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन कराएं हाइटस हर्निया में। आर्य इंडिया, उन्होंने जानकारी दी है कि उनको जो मैंने कुछ योग बताए थे वो बहुत लाभप्रद सिद्ध हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उन योगों का प्रयोग कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आप इसको बढ़ावा भी देंगे। और अगर ये उपयोगी है तो आप तो फार्मेसी चलाते हैं, इसको आप बना भी सकते हैं और मार्केट में भी ला सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कुछ योग जो हम यहाँ बताते हैं उनका आप प्रयोग करते हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कृष्ण कुमार चौरसिया, इन्होंने ओवरी सिस्ट के ट्रीटमेंट के बारे में पूछा है। ओवरी सिस्ट हो जाने से निश्चित रूप से कई बार गर्भधारण में परेशानी जाती है, रोगी को कई बार वेदना होती है, मेंसेस भी इरेगुलर हो जाते हैं। अ सॉलिड और फ्लूइड फिल्ड सैक और पॉकेट, जिसको हम सिस्ट कहते हैं, उनके अंदर, ओवरी के अंदर या ऑन द सरफेस में ये सिस्ट हो जाते हैं, और ज़्यादातर इसमें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या एब्डोमिनल ब्लॉटिंग, गैस बनना, पेल्विक पेन और पेन लोअर बैक में पेन जो है इसमें ज़्यादा रोगी को होता है। इसके अलावा मेंसेस भी इरेगुलर होते हैं। इसका ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए, नहीं आगे चल कर के ये गर्भधारण में बाधा भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले विरेचन कराइए। विरेचन के लिए त्रिफला घृत से आभ्यंतर स्नेहपान कराइए और फिर विरेचन करें। विरेचन में कुटकी जरूर प्रयोग करिए। कुटकी, छोटी हरड़, निशोथ, अमलतास 20-20 ग्राम चारों के लेके काढ़ा बना लीजिए, और इस काढ़े में 30 से 40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके ये पाना रख दीजिए। यदि क्रूर कोष्ठी हो तो उसमें इच्छाभेदी रस भी आप मिलाएं। तो इस तरीके से विरेचन करने से निश्चित है जो सिस्ट, जो शोथ है, वो जो अंदर पानी भरा हुआ रहता है, वो निश्चित रूप से इससे ठीक होता है। विरेचन करने के 9वें दिन से आप वस्ती दीजिए। वस्ती में इसमें शोथ हरद्रव्य जैसे वरुणादिक्वाद 50 ग्राम और तृणपंचमूल क्वाद 50 ग्राम, और इसमें 1200 ml पानी डाल करके 300 ml शेष रहने तक पका लीजिए, और इसमें यवक्षार 10 ग्राम, गोमूत्र 50 ml, शहद 50 ml डाल करके वस्ती तैयार कर लें, और ये कम से कम 16 वस्ती देवें। स्नेह वस्ती देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है,
यदि गुदा में चुनचुनाहट हो, पेट में दर्द जैसा महसूस हो, वायु की वृद्धि लगे, तो आप सहचर तेल की 30 ml की मात्रा आप इसमें लगा सकते हैं। अन्यथा यही वस्ती आप लगाएंगे, श्रोथर वस्ती, तो इससे निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा और जो शिष्ट हुए हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि मैंने बताया कि ये आगे चल कर के तकलीफ़ दे सकती है, इसलिए जैसे ही डायग्नोस हो वैसे ही विरेचन करा करके वस्ती चिकित्सा आदि दें। साथ में कांचनादि गुगुल, गोक्षुरादि गुगुल, कांचनादि और गोक्षुरादि 2-2 गोली दिन में 2 बार आप पानी के साथ इसका सेवन कराएं। हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार चौरसिया जी का। तो ओवेरियन सिस्ट का प्रश्न था, वो मैंने उत्तर दिया। डॉक्टर रामकृष्ण शाह जो शिकागो से हैं, वो निरंतर इस कार्यक्रम को सुनते हैं और बहुत सराहना करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुनील रातौरी जी, अदिति त्रिपाठी जी, जो कि सबसे पहले दर्शक दीर्घा में आप उपलब्ध हो गए थे, उषा तबानी, डॉक्टर KN गंगवार, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर, डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर रीना शर्मा कौशिक, वैद्य RB प्रजापति, योगेश महाजन जी, मुकम्बिका रचना, संतोष सिंह, डॉक्टर ज्योति बाला डामोर, डॉक्टर फागुनी भट्टाचार्य, डॉक्टर विकास चौधरी, डॉक्टर वनिता शर्मा, डॉक्टर विनय मित्तल, डॉक्टर अर्चना जायसवाल, डॉक्टर मोनिका चिटनेविश, डॉक्टर कमलेश विश्वास, डॉक्टर विजय सैनी, डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर तिवारी जी, डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी, राजेंद्र कुंद्रा जी, पंकज शुक्ला जी, राज अग्रवाल जी, सीमा पटेल जी, डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा, पवन विश्वकर्मा, डॉक्टर पवन जोगी, डॉक्टर विनेश्वरी श्रीवास्तव, डॉक्टर मुकम्बिका, डॉक्टर मुबिन मुल्ला जी, डॉक्टर सुदेश सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, शैलेश भलाला, डॉक्टर सुकुमार जोशी जी, मुकम्बिका रचना जी, डॉक्टर विकास चौधरी जी, भारत ठोक जी, देन शोभा सिंह पटेल, संध्या पांडे जी, डॉक्टर राजेश सक्सेना भी नित्य नए प्रयोग करते रहते हैं और उनको भी बहुत अच्छी सफलता अपने चिकित्सा में प्राप्त हो रही है। धीरज कुमार जी, रूपाले कवाड़े जी, आप सबको हृदय से आपको धन्यवाद। आप कार्यक्रम को देखते हैं, सुनते हैं और उससे लाभ भी प्राप्त करते हैं। अब आइए, आज हमारा विषय है अपस्मार, जिसको हम एपिलेप्सी कह सकते हैं। आधुनिक अनुसार से ये इडियोपैथिक, जिसमें कोई ट्यूमर आदि ब्रेन में नहीं होता, जो सिस्टमेटिक अपस्मार होता है, एपिलेप्सी होती है, उसमें ब्रेन ट्यूमर आदि से चक्कर आते हैं और आवेग आते हैं। लेकिन इडियोपैथिक जो एपिलेप्सी होती है उसमें किसी भी प्रकार की विकृति नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ से कोलिन नाम का एक तत्व बनता है और जिसकी वजह से अब एपिलेप्सी की उत्पत्ति होती है, ऐसा माना जाता है। ग्रंथों में अपस्मार का वर्णन स्वतंत्र रूप से प्राप्त होता है, चाहे वो चरक हो, सुश्रुत हो, वाग्भट में, तीनों संहिताओं में इसका स्पष्ट रूप से वर्णन उपलब्ध है। इसमें मुख्य लक्षण होता है स्मृति का नाश, स्मृतेर अपगमनम प्राहुर परमार भिषग्विद तमाह प्रवेशा बीभस चेष्टम धी सत्व संप्लवात, और उन्माद में बुद्धि का विभ्रम होता है, ये अंतर है।
यहाँ बुद्धि का विभ्रम होता है उन्माद में, और ये स्थायी विकृति है। जबकि अपस्मार में वेग के समय बुद्धि का विनाश हो जाता है, और इसमें वेग आते हैं, दोषानुसार वेग आते हैं। जैसे वातज में 12-12 दिन में, पैतृक अपस्मार है तो 15-15 दिन में, और वातिक अपस्मार है तो 1-1 माह में आवेग आते हैं। ये उन्माद और अपस्मार में अंतर है। उन्माद स्थायी व्याधि है, अपस्मार अस्थायी है। जब वेग आते हैं तब स्मृति नाश होता है, बुद्धिनाश भी हो जाता है। लेकिन अब उन्माद में बुद्धि विभ्रम होता है। दिस इज द डिफरेंस। और दूसरा, ये संप्राप्ति में भी अंतर है। मदयंत उद्गता दोषा यस्माद उन्मार्गम आश्रिता मनुष्यो एम तो व्याधि उन्मादिति कृता। लेकिन जो अपस्मार है उसमें मैंने बताया, स्मृतेर अपगमनम प्राहुर अपस्मार विसर्गवित तमाह प्रवेशा बीभत्स चेष्टम धीसत्व संप्लवात। ये दोनों में अंतर है। अब आइए, जिस व्याधि में स्मृति का नाश हो जाए और किसी भी स्थान में अचानक गिर जाता है, ये अपस्मार में ही प्राप्त होता है। मूर्छा में धीरे धीरे गिरता है, इसमें अचानक गिर जाता है। निदानों को देखें तो चिंता, शोक, भय, क्रोध, काम आदि मानसिक कारण, और साथ ही वेग विधारण करना, वेगों को धारण करना, सद्व्रत का पालन न करना, इंद्रियार्थों का अतियोग, मन के रज तम से व्याप्त हो जाना और सत्व गुण की कमी हो जाने से ये रोग उत्पन्न होता है। चिंता शोकादिभिर्दोषाः क्रुद्ध्वा हृत्स्रोतांशिष्टाः कृत्वा स्मृतेर परध्वंसम अपस्मारम प्रकुर्वर्तते। लक्षण देखें तो नेत्रों में विकृति हो जाती है, हाथ पैर फेंकने लगता है, दांतों को चबा सकता है, दांतों के द्वारा जीवा में कट हो सकता है, फेन निकलता है, वमन होता है और अचानक भूमि में गिर जाता है। अल्प अंतराल में पुनः संज्ञा ज्ञान हो जाता है। जैसे मैंने बताया, चिंता शोक आदिभिर्दोषाः क्रुद्धा हृत्स्रोतांशिष्टाः कृत्वा स्मृतेर परध्वंसम अपस्मारम प्रकुर्वर्तते। अपस्मार यदि हम एपिलेप्सी को मान के चलते हैं तो इसमें 4 कंडीशन आती हैं जब वेग आता है। पहला होता है ऑरा, जिसमें हल्के फुल्के झटके आते हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होने लगता है। दूसरी अवस्था आती है टॉनिक, जिसमें हाथ पैर एकदम जकड़ जाते हैं, टोनोसिटी बढ़ जाती है। और तीसरी अवस्था है क्लोनिक, जिसमें हाथ पैर पटकता है, फेन निकलता है। और नेक्स्ट स्टेज आती है ड्राउजीनेस। इसके बाद रोगी शिथिल हो जाता है और नींद की ओर भी अग्रसर हो सकता है। तो इस तरीके से इसको ग्रांड मल एपिलेप्सी कहते हैं। 4 स्थितियाँ, ऑरा, टॉनिक, क्लोनिक और ड्राउजीनेस। इसको हम मेजर अटैक कह सकते हैं। और एक होता है पेटेट मेल, ये माइनर अटैक होता है। इसमें इतनी जो 4 अवस्थाएं हैं वो इसमें उत्पन्न नहीं होती हैं। सभी आचार्यों ने इसके 4 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। वातज अपस्मार, पित्तज अपस्मार, कफज और सन्निपातज। पूर्व रूप इसके उत्पन्न होते हैं जो ऑरा की कंडीशन हम कह सकते हैं। उसमें हृदय प्रदेश में कंपन की अनुभूति और शून्यता, हर्तकंपते शून्यता स्वेदो ध्यानम मूर्छा प्रमूर्ता निद्रा नाश से तस्म से भवित। ये लक्षण पूर्व रूप में मिलते हैं। अब चूंकि चिकित्सा हमको करना है तो वातज, पित्तज, कफज, अपस्मार का डायग्नोस करना पड़ेगा, तो उसके लक्षणों को हमें जान लेना चाहिए। वातज अपस्मार में दौरे से पूर्व जो वेग आता है उसके पहले रूक्ष, अरुण, काले वर्ण को देखता है
आसपास की चीज़ों को। इसके अलावा देह और दांत में कंपन, मुख से फेन निकलता है और श्वास की प्रवृत्ति होती है। कंपते प्रदेश दत्तान फेनद्वामी शशत्वि परुषारूढ़ कृष्णानि पश्चेद रूपाणी चानिलात। पैतृक में पीली लाल वस्तु, फेन पीला, तृषा अधिक होगी, गर्मी ज़्यादा लगेगी। पीत फेनांग बंत्राक्षा पीता सर्ग रूप दर्शनम सतुष्णो उष्णान व्याप्त लोकदर्शी च पैतृकाः। चारों तरफ उसको ऐसा लगेगा कि अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ऐसे उसको महसूस होगा पैतृक अपस्मार में। कफज अपस्मार में फेन तथा मुख आँख श्वेत वर्ण के, शरीर शीतल और रोमांचित होता है, वस्तुओं को श्वेत देखता है। शुक्ल फेनांग वंत्राक्षा शीत शिष्टांग जो गुरु पश्चैद शुक्लानि रूपाणी श्लेष्म की मुच्यते चरात। और त्रितोजस अपस्मार सभी दोषों के लक्षण इसमें प्राप्त होते हैं। साध्यता को देखें तो वात पित्त और कफ, वातज पित्तज और कफज अपस्मार साध्य होता है, सन्निपातज असाध्य होता है। और यदि बहुत ही क्षीण व्यक्ति हो तो सारे अपस्मार असाध्य हो जाते हैं। वेग काल जैसे मैंने बताया, वातज अपस्मार 12-12 दिन में वेग आते हैं, पैतृक अपस्मार में 15-15 दिन और कफज अपस्मार में 30-30 दिन में वेग आते हैं। सन्निपातज जो अपस्मार है उसको स्टेटस इपिलेप्सी कहा जाता है। स्टेटस इपिलेप्सी हम कह सकते हैं। अब आइए चिकित्सा के बारे में थोड़ा समझ लें। वातादि से आवृत हृदय स्रोत मन को प्रबुद्ध करने के लिए तथा मन को स्थिर रखने के लिए चिकित्सा की जाती है। और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसका समझ लीजिए पहले। तैरावृतानाम हृत्सो मनसाम संप्रबोधनम तीक्ष्ण यादव भिषक कुरियाद कर्म भी बमनाद भी। तैरावृतानाम, आवृत होता है दोषों से, उस आवृत को हटाने के लिए तीक्ष्ण वमनादि कर्म करना चाहिए, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में कहा है। और वात के वस्तिभूय अष्टई है, पैत्य के प्रायः विरेचनी है, श्लेष्म के वमन प्रायः अपस्मारम उपाचरेत, ये भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अर्थात अगर वातज अपस्मार आपने डायग्नोस किया है तो इसमें वस्ति चिकित्सा प्रमुख है, पैतृक किया है तो इसमें विरेचन प्रमुख है, और कफज अपस्मार है तो वमन प्रमुख है, वमन कर्म ज़्यादा कराना चाहिए। अब यदि आपको वमन कराना है, मैं तो सलाह दूंगा कि सभी पेशेंट जो अपस्मार के आते हैं उसमें तीक्ष्ण कर्म करना चाहिए, वमन विरेचन। ऐसा हमारे यही जो सुनने वाले साथी हैं गिरिराज प्रसाद शर्मा, इन्होंने अपस्मार के रोगी को ठीक किया है और पूर्णतः जो शास्त्रीय विधि है उसको अपनाते हुए अभ्यंतर स्नेहपान, वमन विरेचन, वस्ति, नस्य, ये सभी चिकित्सा की है। और आज उन्होंने सूचना दी थी 1-2 दिन पहले कि पेशेंट पूर्ण रूप से ठीक है। हम चिकित्सा जो शास्त्रगत है वो करते नहीं हैं, इसलिए हमको लाभ प्राप्त नहीं होता है। और अगर आप शास्त्रानुसार चिकित्सा करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होता है। अब आइए वमन कराना है तो आभ्यंतर स्नेहपान, कल्याण घृत या पंचगव्य घृत, इससे आभ्यंतर स्नेहपान करें। स्नेहपान करने के पश्चात स्वेदन करना है। वमन कराना है तो 1 दिन अर्थात 3 अन्न काल चंदनादि तैल से बाह्य अभ्यंग करें और सर्वांग वाष्पेद, और उसके बाद वमन करा दें। वमन कल्प के रूप में वचा और मुलहठी ये 30-30 ग्राम लेके 100 ml काढ़ा बना लीजिए। और फिर मदन फल पिपली 15 ग्राम यौकुट करके इसमें भिगो के रख दीजिए। 1 दिन पहले, वमन जिस दिन कराना हो उसके 1 दिन पहले। फिर दूसरे दिन जब वमन कराना है छान लीजिए मसल करके, और इसमें सेंधौ 2.5 से 5 ग्राम और शहद 20 ग्राम मिला के वमन कराएं। ये श्रेष्ठ वामक कल्प है अपस्मार के लिए। अब आइए विरेचन कराना है तो वमन कराने के बाद 5 दिन संसर्जन क्रम, और उसके बाद आप विरेचन के लिए आभ्यंतर स्नेहपान 9वें, 10वें, 11वें दिन, 12वें, 13वें, 14वें दिन रेस्ट कराइए,
और ऐसा आहार विहार देवें जो कफ पित्त वर्धक ना हो। 15वें दिन विरेचन। विरेचन में कुटकी 30 ग्राम, निशोथ 30 ग्राम, अमलतास 30 ग्राम, हरड़ 30 ग्राम, इन सबको मिला करके काढ़ा 100 ml बना लें और इसमें कैस्टर ऑयल 30 से 40 ml मिलाएं। और क्रूर कोष्ठी है तो इच्छाभिधि रस भी 1 रत्ती से 2 रत्ती आप मिला सकते हैं। तो ये तीक्ष्ण वमन और तीक्ष्ण विरेचन कराना है। वस्ती। इसके बाद वस्ती। विरेचन के 9वें दिन से वस्ती प्रारंभ कर दीजिए। पहले अनुवासन दीजिए और फिर अनुवासन आस्थापन क्रमशः 6-6 दे दीजिए। तो 6-6 और 1 आपने पहले दिया, 6 दूनी 12, 1 13, लास्ट में 3 अनुवासन, ऐसे 16 वस्ती का कोर्स दीजिए। अनुवासन वस्ती के रूप में कल्याण घृत या पंचगव्य घृत इसका प्रयोग करें। 30 ml की मात्रा भोजन के बाद दोनों टाइम। थोड़ा सा इसमें सौंफ मिला दें, करीब 2.5 ग्राम, जिससे वस्ती ज़्यादा देर तक रुके। निरूह के रूप में नागरमुथा 20 ग्राम, पिपली 20 ग्राम, त्रिकटु 20 ग्राम, त्रिफला 20 ग्राम, कूट 20 ग्राम, ये सब लेकर के यौकुट कर लें। फिर इसमें 8 गुना पानी डालकर के काढ़ा बना लें 300 ml। और इस काढ़े में चंदनादि तेल 50 ml, शहद 50 ml, सेंधव 10 ग्राम। विधिवत वस्ती तैयार करें। जब मैं विधिवत कहता हूँ तो माक्षिकम लवणम स्नेहम कलकम क्वाथम इति क्रमात् आवपेत निरूहाणाम संयोजने एषु विदुः, इनका ध्यान दे करके आप वस्ती तैयार करें। तो पहले 1 अनुवासन, फिर अनुवासन आस्थापन 6-6, 1 और लास्ट में 3 अनुवासन। ये इस प्रकार ये वस्ती आपको देना है। इसके बाद प्रमुख चिकित्सा आ जाती है शिरोविरेचन। ये बहुत ही प्रमुख चिकित्सा है अपस्मार की। इसमें पीपल, कूट, भारंगी, अपामार्ग और सेंधव। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पीपल, पिपली जिसको बोलते हैं, लेडी पीपल, कूट, भारंगी, अपामार्ग, सेंधव, बराबर मात्रा में बारीक चूर्ण बना लीजिए। इसकी 2 चम्मच निकाल करके कल्क बना के रख लें। जिस दिन नस्य देना है उसके 1 दिन पहले, और छान लेवें। और इसकी मात्रा 6 से 8 बूंद दोनों नासा में डालें। 7 दिन आप अवपीड़न करें और 7 दिन धमापन करें। इसी द्रव्य का धमापन करने के लिए 6 अंगुल लंबी नली ले लीजिए और उसमें 3 मिचटी डाल करके और नासा में धमापित करिए। फिर 3 मिचटी डालिए, दूसरे नासा में धमापित करिए। आप देखेंगे इसके देने से छींक आएगी। लेकिन उसके पहले वाह्यभ्यंग, ग्रीवा के ऊपर वाह्यभ्यंग और मृदु श्वेत, नाड़ी श्वेत आदि करके और नस्य पीठ में या नस्य चेयर में बैठा करके विधिवत आप नस्य कराएंगे। 3 दिन आप 7 दिन अवपीड़न दीजिए, 7 दिन धमापन दीजिए। लेकिन 2 दिन स्नेह नस्य देना पड़ेगा आपको, जो मैंने एक सामान्य कॉमन नियम है। तो उसमें अणुतैल 2 दिन दीजिए, तीसरे दिन शोधन नस्य दीजिए। क्योंकि शिरोविरेचन नस्यम दद्याज त्रिरात्राच, प्रत्येक तीसरे दिन शोधन नस्य देना चाहिए। बाकी 2 दिन स्नेह नस्य दीजिए। इससे रोगी को निश्चित लाभ होगा। इसके अलावा एक काढ़ा मैं हमेशा बताता हूँ, जटामांसादि क्वाथ। इसमें अश्वगंधा, खुरासनी, अजवाइन, जटामांसी, ये काढ़ा 11 दिन प्रयोग करिए। और 11 दिन फिर मेद रसायन काढ़ा प्रयोग करिए। मेद रसायन में शंखपुष्पी, मंडूकपर्णी, गिलोय और मुलहटी। थोड़ा बदल बदल के दवा देंगे तो रोगी को भी लगेगा कि डॉक्टर साहब गंभीरता से देख करके दवाइयाँ चेंज करते हैं। चूर्णों में सारस्वतारी चूर्ण, कल्याणक चूर्ण, ये बड़े उपयोगी हैं। इन दोनों को 1-1 चम्मच दिन में 2 बार लीजिए। दूसरा एक चूर्ण है अश्वगंधा, वचा और शतावरी। अश्वगंधा, वचा और शतावरी, मैं बार बार कहता हूँ कि एक साथ सारी दवाई नहीं देना है।
आप क्रमशः 7-7 दिन, 11-11 दिन या 15-15 दिन या 21-21 दिन के गैप से दवाइयाँ बदलते रहिए। रस औषधियों में स्मृति सागर रस 250 मिलीग्राम, वात कुलांतक 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम। फिर से बोल रहा हूँ मैं, स्मृति सागर 250 मिलीग्राम, वात कुलांतक 60 मिलीग्राम, योगेंद्र रस 60 मिलीग्राम। ये सुबह शाम ब्राह्मी अवलेह के साथ इसका प्रयोग कराएं। दूसरा एक योग और है, चतुर्भुज रस 125 मिलीग्राम, प्रवाल पृष्टि 250 मिलीग्राम, वात कुलांतक 60 मिलीग्राम। फिर से बोल रहा हूँ मैं, चतुर्भुज रस 125 मिलीग्राम, प्रवाल पृष्टि 250 मिलीग्राम, वात कुलांतक 60 मिलीग्राम। ये दिन में 2 या 3 बार शहद के साथ या च्यवनप्राश के साथ या मेनॉल माल्ट चरक का आता है, यह भी अच्छा है। अगर ब्राह्मी अवलेह ना मिले तो आप मेनॉल माल्ट के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा इसमें ब्राह्मी बटी, सर्वगंधा बटी और आरोग्यवर्धिनी का भी प्रयोग समय समय पर आपको करना चाहिए। इसमें धूपन चिकित्सा भी उपयोगी है। जितने भी इस प्रकार के मानसिक व्याधियां हैं वो आगंतुक भी हो सकते हैं, उनको नाश करने के लिए धूपन चिकित्सा भी करना चाहिए। धूपन के लिए एक चरक का योग है, प्रसिद्ध योग है। उसमें पिपली, सैंधव, शिग्रु, सरसप और गूगल। फिर से बोल रहा हूँ मैं, पिपली, सैंधव, शिग्रु, सरसप और गूलर, इनका बारीक चूर्ण करके और अग्नि के अंगार में डाल करके डालेंगे तो धुआं निकलेगा और इस धुएं का सेवन आप नासा के माध्यम से करें। दूसरा महत्वपूर्ण चिकित्सा है योगासन। इसमें प्राणायाम और ध्यान, मेडिटेशन। दूसरा शीतली, शीतकारी, ये सब प्राणायाम रोगियों को कराएं, ध्यान कराएं। मेडिटेशन बहुत इसके लिए ठीक है, क्योंकि मन एकाग्र होगा तो रोगी निश्चित रूप से ठीक होंगे। इसके अलावा शिरा प्रदेश में अभ्यंग, पिचुधारण या शिरोधारा नस्य कर्म के पश्चात जरूर कराएं। शिरोधारा अच्छी उपयोगी चिकित्सा है। चंदन मलाक्षादि तैल से या अश्वगंधा बलादि तैल से आप शिरोधारा करा सकते हैं। शिरोधारा कम से कम 50 मिनट का धारण काल होता है और कम से कम 7 दिन का कोर्स तो जरूर देवें। अपथ्य सेवन में अपवित्र, विरुद्धाहार, तीक्ष्ण, उष्ण भोजन नहीं करना है। मद्यपान, मत्स्य का सेवन, दूषित आहार, और ये ध्यान देना है, कुंदरू एक चीज़ होती है वो भी इसमें नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से चिकित्सा के बारे में कुछ चर्चा की। आप इनका प्रयोग करें, किसी भी व्यापद होने की संभावना नहीं है। अगर पूर्ण संशोधन करते हैं तो उन्माद और अपस्मार में आप जीत पा सकते हैं। यदि पूर्णतः शास्त्रीय विधि से आप अनुपालन करेंगे तो लाभ आपको निश्चित ही प्राप्त होगा। मैं इसको 100% विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर आपके समक्ष इसी समय उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।